नमस्ते बच्चों, मैं शिजी प्रेमन, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जलाली। बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन, ईमेल, ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। हम आश्रित थे पत्र पर। हम चिट्ठियाँ लिखते थे। अपने दोस्तों की हालचाल जानने के लिए हम चिट्ठियाँ लिखते थे और हम इंतज़ार करते थे कि उसका जवाब कब आएगा। जैसे ही डाकिये को घर आते देखते तो हम बहुत खुश हो जाते कि हमें पता है कि डाकिया हमारे प्रियजन की खबर लेकर आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटी थी और जब मैं छुट्टियों में गांव जाती थी तो जैसे ही महीने की 1 तारीख 2 तारीख को डाकिया घर की ओर आते दिखाई देते तो नानी कहती, लो भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति था जो उनके पेंशन का पैसा लेकर घर तक आता था। भले ही पेंशन उन्हें कोई और देता है, लेकिन घर तक पहुंचाने वाला वो डाकिया है, इसलिए उन्हें भगवान ही मान लिया। लेकिन आज अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चों आपने डाकिये को देखा है, तो 80% बच्चे बोलते हैं नहीं। डाकिया वो क्या होता है पूछते हैं। इसके बदले अगर मैं पूछूं कि बच्चों गूगल पे क्या है, पेटीएम क्या है, तो मुझे उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। जब भी मैं 8वीं कक्षा में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों कितने लोगों ने अपने अपने प्रियजन को चिट्ठी लिखी है? तो देखकर हैरानी होती है कि मुश्किल से 1 या 2 हाथ उठते हैं। कुछ बच्चों को तो यही नहीं मालूम कि चिट्ठियां कैसी लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है। पूछते हैं, मैम जब ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो फिर चिट्ठी की जरूरत क्या है? तो बच्चों, आपको ये जानना है कि पत्र क्यों जरूरी है। तो इसी विषय के साथ आज मैं आपके समक्ष हूं। आज हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र क्या है? पत्र एक साहित्यिक कला है। पत्र अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरल, सहज तथा सामान्य बोलचाल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि प्राप्तकर्ता को, यानी जिसको वो पत्र मिल रहा है, उस व्यक्ति को उस पत्र में व्यक्त भाव अच्छी प्रकार से समझ में आए। पत्र लेखन जरूरी क्यों है? आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए एवं हालचाल जानने के लिए कई आधुनिक साधन उपलब्ध है। और ये सवाल मुझसे ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, मैम जब आधुनिक साधन उपलब्ध हैं तो क्यों हम पत्र लिखें? हमारे पास टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ईमेल है, ऐसी अनेक चीज़ें हमारे पास है। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, इन सब के द्वारा हम जब सबकी हालचाल जान सकते हैं, पत्र लिखकर समय बर्बाद क्यों करें? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है और हमारे ये फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। भले ही हम अपने निजी कामों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कभी भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। और इसका एक मुख्य कारण है, फोन पर की गई बातचीत अस्थायी होती है, लेकिन लिखित दस्तावेज माने डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। लिखकर प्राप्त संदेशों को हम एक दस्तावेज के रूप में अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन जो हम हमारे मोबाइल में, टेलीफोन में, ईमेल में, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारे पास रहे। एक बटन अगर गलती से दब गया
तो सब गया। तो ये बात हमें समझनी है। इसी कारण आज भी हम देख सकते हैं कि दफ्तरों में, सरकारी कामकाजों में हर जगह पत्र का बहुत ही महत्व है। 8वीं कक्षा की चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में हमने ये पढ़ा है कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। आपके पाठ्यक्रम में भी 2 प्रकार के पत्र शामिल किए गए हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब आपके सामने है CBSE प्रश्न पत्र 2019-20 का पत्र लेखन वाला अंश। 12वां प्रश्न है आपका पत्र लेखन। तो आपके सामने 2 प्रकार के पत्र हैं, एक औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। प्रश्न पत्र में दिए गए 2 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। लेकिन एक बात मत भूलिए कि दोनों प्रकार के पत्रों पर आपका ज्ञान बराबर हो, ताकि परीक्षा के वक्त दोनों विषयों में से जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो उस विषय पर आप पत्र लेखन कर सके। इससे आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। अब हम चर्चा करेंगे अंक विभाजन पर। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने बहुत अच्छे से पत्र लिखा है, फिर जब उत्तर पुस्तिका मिलती है तो कहते हैं मैम जितना हमने सोचा था उतना अंक हमें नहीं मिला। उसका एक मुख्य कारण है, बच्चा सोचता है कि उसने विषय वस्तु बहुत अच्छे से लिखा है तो उसको पूरा अंक मिल जाएगा, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि उसने पत्र की रूपरेखा बहुत अच्छे से बनाई है तो उसे पूरा अंक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पत्र लेखन में प्रारंभ और अंत की औपचारिकता के लिए 1+1 2 मार्क्स हैं, विषय वस्तु के लिए 2 मार्क्स हैं और भाषाई शुद्धता के लिए 1 मार्क है। पत्र लेखन की शब्द सीमा है 80 से 100 शब्द। औपचारिक पत्र का अंग्रेजी शब्द है फॉर्मल लेटर। जिन व्यक्तियों के साथ कोई निजी संबंध न हो उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि। आपके सामने औपचारिक पत्र की रूपरेखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ हर चीज को बाईं तरफ रखा है। जैसा कि आप जानते हैं आज का युग कंप्यूटर युग है और हम हर कार्य कंप्यूटर में करते हैं, तो सुविधा के लिए हम हर चीज की शुरुआत हम बाईं तरफ से करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नियम है कि आपको पत्र बाईं तरफ से ही शुरू करना है। आप चाहे तो दिनांक दाईं तरफ भी लिख सकते हैं, या जो स्वनिर्देश है उसको भी आप दाईं तरफ लिख सकते हैं। किंतु मेरा अभिप्राय यही है कि हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, तो क्यों ना हम कंप्यूटर के साथ चलें, क्यों हम पुराने तौर तरीके अपनाएं। तो हम बढ़ते हैं पत्र लेखन की रूपरेखा की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाईं तरफ सबसे ऊपर प्रेषक, प्रेषक माने फ्रॉम एड्रेस वहाँ आएगा। तो फ्रॉम यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता। तो प्रेषक अ ब स। हो सके तो आप अपना नाम मत लिखिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी का नाम है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम ना लिखें। इसलिए मैंने यहाँ अ ब स, नाम के बदले मैंने यहाँ अ ब स लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएगा पता। पता भी काल्पनिक होना चाहिए। आप अपना पता उत्तर पुस्तिका में मत लिखिए। उसके बाद नीचे दिनांक
तो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक डालिए। उसके बाद सेवा में माने टू, प्राप्तकर्ता यानी जिसको हम लिखना चाहते हैं पत्र, उनका पता। तो औपचारिक पत्र है, उसमें सबसे पहले पद आएगा। पद माने डेसिग्नेशन। तो सेवा में माने टू, TO 2। उसके बाद आएगा नीचे डेसिग्नेशन, पद, और उसके नीचे आएगा पता। जो भी कार्यालय है वहां का पता, वहां का स्थान। फिर उसके बाद आएगा विषय। विषय आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि विषय हमेशा संक्षिप्त रहे। उसके बाद आएगा संबोधन, और औपचारिक पत्र में हम महोदय या महोदया लिखते हैं। यदि अधिकारी पुरुष हो तो महोदय लिखते हैं, यदि अधिकारी कोई स्त्री हो तो महोदया लिखते हैं। उसके बाद आएगा आपका विषय विस्तार। विषय विस्तार के वक्त आप इस बात का ध्यान दीजिए कि वो 3 परिच्छेद में होना चाहिए। ये बात हर साल हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही इसका पालन करते हैं। अच्छा होगा यदि आप पत्र 3 परिच्छेद में लिखें। तो पहले परिच्छेद में आप अपना परिचय दीजिए और विषय क्या है उसकी जानकारी दीजिए। पहला परिच्छेद छोटा रखिए। दूसरे परिच्छेद में विषय विस्तार आएगा, जिसमें आपको विस्तार से लिखना है कि आखिर आप ये पत्र द्वारा अधिकारी से क्या चाहते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। और अंतिम परिच्छेद यानी तीसरे परिच्छेद में आप अधिकारी से क्या अपेक्षा करते हैं इसकी सूचना दीजिए। तो इस प्रकार ध्यान रहे कि पत्र लेखन में 3 परिच्छेद होने चाहिए। उसके बाद लिखेंगे सधन्यवाद, और उसके नीचे आएगा स्वनिर्देश यानी कौन पत्र लिख रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा अपना नाम कहीं पर भी न आए। और उसके बाद स्थान अर्थात आप कहाँ से लिख रहे हैं वो स्थान, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि आप स्थान भी काल्पनिक ही लिखें। यहाँ प्रस्तुत है औपचारिक पत्र का एक नमूना। आपके नगर की प्रसिद्ध डेयरी में दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों में मिलावट की जाती है। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र द्वारा जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही के लिए अनुरोध कीजिए। यहाँ पे भी प्रेषक, दिनांक, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर नगर निगम, मानसरोवर, जयपुर। जैसा कि मैंने बताया कि आप काल्पनिक पता लिखिए। यहाँ बेंगलुरु में है और आपने पता लिखा जयपुर का। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सेवा में का स्थान जयपुर है तो प्रेषक में भी स्थान जयपुर ही होना चाहिए। वहाँ भले ही आप नाम के बदले अबासा लिखिए, लेकिन पता लिखते समय स्थान जयपुर लिखिए। ऐसा ना हो कि पता प्रेषक के पते में बेंगलुरु हो और सेवा में के पते में जयपुर। तो इन सब छोटी छोटी बातों का काफ़ी ध्यान देना है। उसके बाद है विषय, दूध एवं दुग्ध पदार्थों में मिलावट संबंधी जानकारी देने हेतु। उसके बाद संबोधन आएगा, महोदय, मैं आपका ध्यान मानसरोवर क्षेत्र में चल रही गुप्ता डेयरी द्वारा मिलावट के अनैतिक धंधे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह है मेरा पहला परिच्छेद। दूसरा परिच्छेद,
इस डेयरी में दूध वितरित होता है तथा दूध से बने पदार्थ पनीर, दही, खोया आदि बनाकर बेचे जाते हैं। इन पदार्थों में भरी मिलावट की जाती है। इसकी शिकायत बार बार की गई है, पर डेयरी मालिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपना काम निरंतर जारी किए हुए है। ये डेयरी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये है आपका दूसरा परिच्छेद, जिसमें विषय विस्तार हम देख सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस डेयरी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे यहाँ मिलावट पर रोक लगाई जा सके। यह है हमारा तीसरा परिच्छेद, जिसमें हम अधिकारी से विनती कर रहे हैं। उसके बाद धन्यवाद। फिर अगली पंक्ति में भवदीय, यहाँ एक काल्पनिक नाम लिखा हुआ है उमेश, उसके बदले आप अबसा लिखिए। और ध्यान दीजिए यहाँ उमेश है तो हमें प्रेषक में भी उमेश लिखना है। प्रेषक में यदि आपने अबसा लिखा है तो भवदीय के बाद आपको अबसा ही लिखना है। उसके बाद फिर आएगा स्थान। यहाँ मैंने सीबीएसई टॉपर की उत्तर पुस्तिका में से पत्र लेखन का अंश लिया हुआ है और ये विषय विस्तार है पत्र का। और ये भाग मैंने इसलिए लिया है ताकि आप ये देख सकें कि कितनी स्वच्छता के साथ, कितनी शुद्धता के साथ इस बच्चे ने विषय विस्तार लिखा हुआ है। यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पत्र लिखा जाएगा तो पूर्ण अंक अवश्य प्राप्त होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जो शब्द इस बच्चे ने लिखा है या जो वाक्य लिखे हैं वही वाक्य आपको लिखना है। आप भाषाई शुद्धता एवं मुख्य बिंदु का ध्यान रखते हुए अपने तरीके से लिखिए। जैसा कि आपने देखा, भाषाई शुद्धता के लिए 1 अंक है और आपको कुल 3 अंक तो ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर रूपरेखा, वो भी अगर पूरी तरह से सही हो तो आपको पूरे 5 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। उसके भी कई प्रकार हैं। बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि। तो अनौपचारिक पत्र में औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज को बाईं तरफ रखा है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो पत्र लिख रहा है उसका पता, यानी लिखने वाले का पता। तो पता यहाँ काल्पनिक होना चाहिए। अच्छा है यदि आप परीक्षा भवन, परीक्षा केंद्र लिखते, फिर कोई काल्पनिक पता भी आप लिख सकते हैं। वहां आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मात्र पता लिखिए। उसके नीचे आएगा दिनांक। दिनांक ऊपर भी आप लिख सकते हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ, नीचे भी आप लिख सकते हैं। दिनांक के बाद संबोधन है, यानी आप जिसको पत्र लिख रहे हैं। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो लिखिए प्रिय मित्र। अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो लिखिए प्रिय भाई या प्रिय रमेश। यदि आप बड़ों को लिख रहे हैं तो हम प्रिय नहीं लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे पूज्य। पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य चाचा जी। इसके बाद है अभिवादन और उसके बाद विषय विस्तार। तो जैसा मैंने औपचारिक पत्र में कहा, अनौपचारिक में भी विषय विस्तार 3 परिच्छेद में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला और तीसरा परिच्छेद संक्षिप्त रहे, दूसरा परिच्छेद थोड़ा विस्तार से लिखे। उसके बाद आएगा पत्र पाने वाले से आपका संबंध, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी दीदी, आपका बेटा, आपका भतीजा आदि। और उसके नीचे रहेगा लिखने वाले का नाम, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। जैसा कि मैंने कहा, नाम या तो काल्पनिक लिखिए या फिर अबसा। और उसके नीचे आएगा स्थान। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र का एक नमूना। छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को एक पत्र लिखिए
जिसमें योग एवं प्राणायाम का महत्व बताया गया हो और नियमित रूप से इनका अभ्यास करने का सुझाव दिया गया हो। इसमें आप देखिए बाईं तरफ सबसे ऊपर पता है जो काल्पनिक है, उसके बाद दिनांक, मैंने कहा जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखिए। उसके नीचे संबोधन है प्रिय अनुज, तो यहाँ भाई को पत्र लिख रहे हैं इसलिए प्रिय अनुज, आप प्रिय भाई भी लिख सकते हैं। शुभाशीर्वाद, तो आपसे छोटा है इसलिए सप्रेम नमस्ते के बदले हम उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, तो शुभाशीर्वाद। पहला परिच्छेद, तुम कैसे हो, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र से प्रतीत होता है कि छात्रावास में रहकर तुम कुछ अस्वस्थ से रहने लगे हो। उसके बाद दूसरा परिच्छेद, तो दूसरे परिच्छेद में आप क्या कहने जा रहे हैं इसका संकेत आपने पहले परिच्छेद में संक्षिप्त रूप में दे दिया है। इसका उपाय ये है कि तुम प्रतिदिन योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्राणायाम प्राणवायु को सुचारू रूप से पूरे शरीर में संचारित करता है। तुम टीवी पर बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम देखकर इन क्रियाओं को भली प्रकार कर सकते हो। कुछ ही दिनों में तुम्हें इसका अच्छा असर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए प्रातःकाल 5 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा होगा। योग एवं प्राणायाम का महत्व तो प्राचीन काल से रहा है। तुम्हें भी इन क्रियाओं को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। और तीसरा परिच्छेद है, मैं आशा करता हूं कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। जैसा कि मैंने कहा पहला और तीसरा परिच्छेद संक्षिप्त रखिए। उसके बाद तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारा भैया, वहां उसके बाद काल्पनिक नाम, जैसा मैंने बोला आप लोग नाम, काल्पनिक नाम या फिर अबसा कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आएगा स्थान। स्थान भी आप काल्पनिक रखिए, अपना स्थान लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ CBSE टॉपर की एक उत्तर पुस्तिका ली है ताकि आप ये जान सके कि आपको कितनी शुद्धता, स्वच्छता और सुंदरता के साथ लिखा हुआ है। दिए गए विषय पर काफी अच्छे से यहाँ पत्र लेखन आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर इस प्रकार लिखेंगे तो पूर्ण अंक लेने से आपको कौन रोक सकता है। यहाँ आप दूसरा परिच्छेद और तीसरा परिच्छेद देख सकते हैं। तीसरा परिच्छेद सिर्फ एक वाक्य में है, पिताजी को मेरा प्रणाम और रोहन को प्यार। और उसके बाद आपकी पुत्री क ख ग। तो आप भी इन सब बातों का पालन करें और पूर्ण अंक प्राप्त करें। यहाँ मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन आदि आप देख सकते हैं। ये मैंने गूगल से लिया हुआ है ताकि आपको भी इसमें से मदद मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों के संबंध, संबोधन, निवेदन आदि, यदि हम माता पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि बड़े संबंधी को लिख रहे हैं तो संबोधन रहेगा मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय यदि स्त्री हैं तो। और अभिवादन नमस्कार, प्रणाम, सप्रेम नमस्ते, चरण स्पर्श। और निवेदन आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटे संबंधी को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन रहेगा चिरंजीव, प्रियवर। और अभिवादन रहेगा शुभाशीष, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद। और निवेदन रहेगा तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी या तुम्हारा शुभ चिंतक। यदि आप मित्र, सहपाठी, बराबर की आयु वाले को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ संबोधन रहेगा प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि। और अभिवादन रहेंगे नमस्ते, सस्नेह। और निवेदन रहेगा तुम्हारा सुहृद, मित्र, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी सखी
औपचारिक पत्र में अधिकारियों को, प्रकाशकों को या पुस्तक विक्रेताओं आदि को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो हम श्रीमान, श्रीमती, महोदया, ज़्यादातर हम महोदया का प्रयोग ही करते हैं। और उसका निवेदन रहेगा भवदीय, तो भवदीय लिखिए और संबोधन में महोदय या महोदया लिखिए। महोदय तब लिखा जाता है जब कोई पुरुष अधिकारी हो तो, और महोदया स्त्री अधिकारी है तो। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पत्र लेखन में 5 अंक तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आशा है कि आपको पत्र लेखन की विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात याद रखिएगा, पत्र लिखने के तरीके को, पत्र की रूपरेखा को मात्र सुनने से आप एक अच्छा पत्र तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़रूरत है नियमित अभ्यास की। निरंतर अभ्यास करते रहिए ताकि आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।